Good morning, students. The topic for my today's presentation is sewage treatment. In this lecture, we will learn about the different types of sewage and their treatment. So, municipal treatment process. The various steps involved in the municipal treatment process are primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. Primary is known as the mechanical, secondary is known as the biological, and tertiary is known as the final treatment. So, first, how primary treatment goes on in the municipal treatment. Sewage, I think this word is now clear with you, the domestic waste or the industrial waste. But in municipal treatment process, we are talking about the domestic waste. So, sewage, when it arrives at sewage treatment plant, and the first step is to treat the sewage or wastewater with the help of physical means or mechanical means. हमने हमारा जो लास्ट पर्पस है, ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है, जो यूज्ड वाटर है उसमें से हमने जो वाटर है उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद या रिसाइकिल करने के बाद उसको रीयूज़ करना है. अब जब हमने यूज़ किया वाटर में, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड को पहले हमने रिमूव करना है. तो किस तरह से, दैट इज़ सॉलिड को, सॉलिड और या हम ये कहेंगे सॉलिड और वाटर को सेपरेट करना है. ठीक है, सेपरेशन के हम जो एक दैट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस, ये सीक्वेंस वाइज प्रोसेस चलेगा. तो पहले प्रोसेस में हमने कैसे करना है, दोनों को सेपरेट, फ्लोइंग में डिल्यूशन से और सेडिमेंटेशन से. सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे आप एक ग्लास में थोड़ा जो सॉइल है, एक 1 ग्लास वाटर में सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर दो, थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दो, तो अपने आप जो सॉइल है वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगी ना, दैट इज़ द सेडिमेंटेशन. सो इससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं या जिसको हम बोले क्रेज सॉलिड मटेरियल है, वो फ्लोइंग से, डिल्यूशन से और सेडिमेंटेशन से अपने आप पे रिमूव हो जाएगा या फिर वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा. अब हमने जो सीवेज है, यहाँ से हमने जो क्रेज पार्टिकल्स है सॉलिड को हमने प्यूरिफाई कर लिया है, उसको हम सीरीज़ ऑफ फिल्टर्स में से पास करना है. और जो ये फिल्टर्स होंगे उनमें जो ओपनिंग्स होंगी उनका जो ग्रेड होएगा दैट विल बी डिफरेंट. और इसको हमने जो पास करना है, अगर हमने सेडिमेंटेशन करनी है तो हमने इसको पास कहाँ से करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक से. सेडिमेंटेशन टैंक जो है उसमें से पास करना है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट्स भी बोलते हैं, टैंक भी बोलते हैं, बेसिन्स भी बोलते हैं. अब जो क्रेज सॉलिड मटेरियल है, मतलब हैवी पार्टिकल्स है सॉलिड के, उनकी क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एंड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सेडिमेंटेशन यूनिट. वो नीचे जैसे सेटल हो गए तो उसको सेडिमेंटेशन से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. दीज पर्टिकुलेट मटीरियल, इसको हम पार्टिकुलेट मटीरियल कहते हैं, इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द स्लज. ठीक है, जो नीचे सेटल हो गया क्रेज पार्टिकल, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करना है, स्लज. सो फॉलोइंग सेडिमेंटेशन द स्लज एंड लिक्विड एफ्लुएंट्स आर प्रोसेस्ड सेपरेटली ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या, क्रेज पार्टिकल्स को जो है लिक्विड से सेपरेट कर दिया. जो क्रेज पार्टिकल है या सॉलिड पार्टिकल है, जो सेडिमेंटेशन में जब वो नीचे सेटल हो जाएगा तो उसको हमने स्लज बोलना है.
अब नेक्स्ट जो हमने सेडिमेंटेशन के बाद क्या करना है, जो स्लज है और लिक्विड है, ठीक है, दोनों दो लेयर में हो गए ना, तो उनको हमने लिक्विड एफ्लुएंट बोलना है हमको, इसको जो बाकी वाटर बचा उसको हम बोलेंगे, एक तो बन गया स्लज, दूसरा क्या बन गया लिक्विड, लिक्विड एफ्लुएंट, जिसमें अभी भी कुछ एक पार्टिकल्स हैं सॉलिड के जिनका साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ है, इसलिए हम इसको एफ्लुएंट बोलेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या है, इन दोनों को हमने जो साफ कैसे करना है, साफ करने के लिए हमने करनी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे अब हम ट्रीटमेंट किसकी हेल्प से करेंगे, कुछ एक लिविंग थिंग्स को लेकर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लिविंग थिंग्स को लेकर ही ट्रीटमेंट करेंगे। सो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज जो है उसको हमने कौन से लिविंग थिंग्स लेनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने माइक्रोबियल एक्टिविटी की हेल्प करनी है, हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या डीकम्पोजर्स हैं। तो डीकम्पोजर जो है वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है किसमें, स्लज में, इसको बायोडिग्रेड कर देगा। तो उस एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो जो ट्रीटमेंट है उसमें हमने क्या करना है, दो फेजेस आएंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, एक तो एरोबिक फेज़ होएगा, एक एनारोबिक फेज़ होएगा। जो सेडिमेंटेशन में उसमें ऑलरेडी एनारोबिक फेज़ चल रहा है क्योंकि वो बिल्कुल बंद है, तो एनारोबिक फेज़ है, एक एरोबिक फेज़ है। एरोबिक में आपको पता है वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, एनारोबिक में नहीं होगी। जो एरोबिक फेज़ है उसमें एरोबिक हमने डाइजेशन करनी है स्लज की, वो हमने एरोबिक डाइजेशन कैसे करनी है, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड करना है, एयर प्रोवाइड करनी है। तो उसको हमने इसके लिए हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर्स कौन सा फ़िल्टर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग में क्या होता है कि एक वर्टिकल फ़िल्टर है, उसके ऊपर में से वाटर को ट्रिकल करना, ठीक है। एक इमेजिन करो, एक वॉल से वर्टिकल हमने फ़िल्टर रखा हुआ है, उसमें से हमने किस तरह से वाटर को ट्रिकल करेंगे। या फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, या एक्टिवेशन स्लज प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो सेकेंड हमारा मेथड है। तो जो एनारोबिक फेज़ है उसमें जो स्लज जो है, वो जो नीचे बैठा हुआ स्लज है उसकी एनारोबिक डाइजेशन जो है वो नेचुरली होएगी। अब ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेशन स्लज प्रोसेस है, ये हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट उसमें करते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, तो उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। पहले हम म्यूनिसिपल का फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, कैसे म्यूनिसिपैलिटी जो है वर्क करती है सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए। ये हमारा रॉ सीवेज आ गया। रॉ सीवेज हमारे घरों से हम कह सकते हैं जितना भी वेस्ट है वो किस में जाएगा, ग्रेट चैम्बर में, ठीक है। ग्रेट चैम्बर में जाने के बाद थर्ड क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। ग्रेट चैम्बर में जैसे कुछ एक मोहल्ले का सारा जो सीवेज है वो इकट्ठा होएगा, तो उसके बाद वो सेडिमेंटेशन टैंक में चले जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक जो है, सेडिमेंटेशन बेसिन भी इसको बोलते हैं या सेडिमेंटेशन यूनिट भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, सेडिमेंटेशन टैंक ने क्या किया, स्लज को अलग कर दिया, सीवेज एफ्लुएंट को अलग कर दिया। स्लज क्या है, जो ग्रे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सीवेज एफ्लुएंट राइट हैंड पे देखो, सीवेज एफ्लुएंट क्या है, ये लिक्विड है। लेकिन सीवेज एफ्लुएंट लिक्विड को हमने क्यों बोला कि इसमें जो अभी कुछ एक इम्प्योरिटीज़ या सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स अभी भी इसके अंदर हैं, तो इसलिए हमने इसको सीवेज एफ्लुएंट बोल दिया, ठीक है। अब सीवेज एफ्लुएंट जो है इसकी आगे दो प्रोसेस होनी है। एक जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको बोलना है एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक में है उसमें हमने क्या करना है, जो सीवेज एफ्लुएंट है उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने उसकी एरोबिक डाइजेशन करनी है। एरोबिक डाइजेशन कैसे करनी है, उसमें इन द ऑफ द रिमेनिंग स्लज जो है इन एफ्लुएंट इज़ एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्ट और ट्रिकलिंग फ़िल्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रिकलिंग फ़िल्टर यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना है, उन्होंने ब्रेक डाउन कर देना जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि इसमें एफ्लुएंट में भी ऑर्गेनिक मैटर होएगा ना, उससे हमने उसको ब्रेक डाउन करके
टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में इसने फिर से कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो गैसेस बनती हैं उनको हमने एल्यूट जो है बाहर जो निकालनी है, अदरवाइज ये क्या कर देंगे, एसिडिक कर देंगे वाटर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ऑर्गेनिक मैटर को, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनेंगे। ये तो हमारी हो गई हमारी एरोबिक फेज़। और एनारोबिक फेज़ में क्या, वो क्या स्लज के नीचे पड़ा हुआ है, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाएंगे। तो उन्होंने एनारोबिक डाइजेशन जो है स्लज की शुरू कर देनी है, और एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज की हो जाएगी तो वो क्या बनेगा, कहाँ पे होएगी वो, एनारोबिक डाइजेशन टैंक के अंदर ही। डाइजेशन टैंक के अंदर जो है जो सेडिमेंटेशन टैंक में भी हो सकती है, या फिर हम इसको है सॉलिड और इन दोनों को सेपरेट करने के बाद एनारोबिक डाइजेशन टैंक में जब हम कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली बैक्टीरिया, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन्होंने इसको डिग्रेड करके या डिकम्पोज करके स्लज को मैन्योर में कन्वर्ट कर देना, या फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे है कि जब ये एनारोबिक हो रही है प्रोसेस, तब क्या प्रोड्यूस होना है, एनारोबिक माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर जो स्लज में था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसेस में। कौन सी गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो गैस मिक्सचर है मे बी यूज टू ऑपरेट द सीवेज प्लांट और यूज्ड एज ए फ्यूल। अब इस मीथेन गैस को हम क्या है, इन गैसेस को जो है इनको हमने ज़्यादा सीवेज एज एनर्जी या फ्यूल हमने यूज़ करना है सीवेज प्लांट को चलाने के लिए, या फिर इसको एज ए फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया है, ठीक है, उसको हमने किस में ले लिया, दोनों को सेडिमेंटेशन टैंक में ही जो है, तो इसको हमने क्या करना है, केमिकल ट्रीटमेंट करना है, फाइन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एक्सेट्रा। केमिकल ट्रीटमेंट जो टर्शरी ट्रीटमेंट है, उसके बाद हमने उसकी क्लोरीनेशन करनी है ताकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, वाटर जो हम डालते हैं ना उसमें, आपने देखा है कि जब भी जो हमारा वाटर सप्लाई का पानी होता है उसको ग्लास में आप डालो तो उसमें बबल्स होते हैं। वो बबल्स बेसिकली किस चीज़ के होते हैं, उसकी क्लोरिफिकेशन होती है, क्लोरीन के होते हैं। क्लोरिफिकेशन क्या है, क्लोरीन क्या है, ये जो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी मतलब एक्टिवेशन प्रोसेस में ग्रो हुए हैं, एनारोबिक प्रोसेस में ग्रो हुए हैं, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको किल करने शुरू कर देंगे, उससे वाटर क्या हो जाएगा, क्लीन होएगा। तो यहाँ ये है हमारा एक म्यूनिसिपल कमेटी में किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं हमारे वाटर को। नेक्स्ट इज अब जो एनारोबिक हमने फेजेस किए हैं उनकी डिटेल करते हैं। एनारोबिक फेज जो है, यहाँ पे आपको क्या पता है, ऑक्सीजन चाहिए, ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ कैसे होती है, एरोबिक जो डाइजेशन कैसे होती है। अब जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स है वो उनकी लेंथ मोस्टली होती है 6 to 10 फीट। ठीक है, 6 to 10 फीट इसकी लेंथ होती है। बेड ऑफ द क्रस्ट स्टोन्स बेसिकली इसकी जो 6 से 10 फुट तक हमने क्या है, क्रस्ट स्टोन्स, ग्रेवल, स्लैग्स, ऐसा कुछ मटेरियल है, उसकी हमने क्या बना देना है, एक के ऊपर हमने रख के उसको एक तरह से एक वॉल बना देनी है या एक लेयर बना देनी है हमने। अब जो सीवेज फ्लूएंट को हमने किसके ऊपर स्प्रे करना है, इसके ऊपर, ओवर द सरफेस ऑफ द बेड। जो हमने बेड बनाया है, जो हमने ऐसे इमेजिन करो, हमने स्टोन रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं 6 से 7 फुट तक, और उसके ऊपर हमने क्या गिराया, सीवेज का कौन सा, सीवेज एफ्लुएंट हमने सेपरेट कर दिया ना स्लज और एफ्लुएंट को। तो जो सीवेज एफ्लुएंट है हमने इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया। तो जो स्प्रे है वो क्या करेगा, सैचुरेट द फ्लूएंट विद ऑक्सीजन, क्योंकि जो ये ग्रेवल्स है उसके अंदर क्या है, स्पेस है, जो वाइड स्पेस है वहाँ पे क्या क्या है, ऑक्सीजन है। तो उससे क्या होएगा, जैसे ही वहाँ पे स्प्रे होएगा तो उसके अंदर सैचुरेट द फ्लूएंट विद द ऑक्सीजन से सैचुरेशन हो जानी उसकी। अब जो बेड सरफेस है वो क्या है, उसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोफ्लोरा जो है वो अपने आप ही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, जो बेड सरफेस के ऊपर कोट हो जाएंगे एरोबिक माइक्रोबियल फ्लोरा। उसमें क्या हो सकते हैं, माइक्रो एल्गी होएगी, माइक्रो फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ना सर्वाइवल के लिए। तो ऑर्गेनिक मैटर उसको सीवेज एफ्लुएंट से मिल रहा है। अब
जो एफ्लुएंट है वो सीप्स ओवर मतलब ऊपर से नीचे वाली लेयर में ट्रिकलिंग करनी चाहिए। ट्रिकलिंग मतलब जैसे ट्रिकल करके आता है ना, जैसे लाइन सी बननी हो पानी की, जो है एक छोटी सी रो जो है वो नीचे को आनी शुरू हो जाएगी, एक सीक्वेंस में पानी जो है नीचे को ट्रिकल होना शुरू हो गया। अब जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको खाना शुरू कर देंगे तो उसको डिग्रेड कर रहे हैं वो। अब ट्रीटेड एफ्लुएंट कोटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, अब ट्रीटेड एफ्लुएंट है वो कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, उसको उसके बीच में जितना भी उसका ऑर्गेनिक मैटर है एफ्लुएंट का, वो उसको बैक्टीरिया ने डिग्रेड कर दिया। तो जो एफ्लुएंट है वो ट्रिकल डाउन होके या कलेक्ट होके टैंक के बेस पे आ जाएगा। तो उसको हमने किस में शिफ्ट कर देना, अगेन सेडिमेंटेशन टेंस में। तो अब यहाँ पे होएगी जो इस प्रोसेस को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जैसे चल रही है, द एफ्लुएंट फॉलो टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसके बाद जो है एफ्लुएंट को हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। इसको हम कलेक्ट द बॉटम ऑफ द टैंक इज पास टू द सेडिमेंटेशन टैंक। और जैसे एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस चल रही है, फ्लुएंट को हमने टर्शियरी प्रोसेस देना है। जो एरोबिक डाइजेशन ऑफ द सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकिंग होनी है या लेयर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस क्या होएगी, बहुत स्लो होएगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड है। ट्रिकिंग करने के बाद हमने एरोबिक डाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड से कैसे देना। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में हमने क्या करना है कि सीवेज ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर स्मॉल कम्युनिटीज़ इन रूरल एरियाज। जैसे एक गांव है, गांव में 100 से अराउंड 100 के करीब घर है, तो हम ये वाला सिस्टम जो है ना वहाँ पे लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब सारी जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स वगैरह है या ओपन सिस्टम में ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड सीवेज ट्रीटमेंट में हमने क्या करते हैं कि हमें जगह चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमने जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम बोलते हैं लेगून, या फिर हमको स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी उसको बोलते हैं। तो हमने जितना भी पानी जो है ना एफ्लुएंट को हमने सॉलिड क्रेस पार्टिकल्स हमने निकाल दिए। निकालने के बाद जो भी हमारे पास एफ्लुएंट बचा है उसको ना एक पॉन्ड जो है उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र कर देना है पानी को, ठीक है। तो उसमें 2 to 5 फीट डीप शैलो पॉन्ड हमने बनाना है। और मोस्टली ये किसका बना होता है, जैसे सीमेंटेड का एक हमने पॉन्ड बना लिया, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया, तो 2 से 5 फीट डीप हमने इसको बनाने के बाद तो उससे हमने अलाउ डायरेक्ट विंड एक्शन एंड एल्गल ग्रोथ ऑन द सीवेज। अब हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पॉन्ड होएगा ना, इसमें हमने विंड को या फिर डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन करनी है ना, ऑक्सीडेशन या ट्रीटमेंट होनी है, वो एल्गी ने करनी है, एल्गी ने साफ़ करना है, एल्गल ग्रोथ ऑन द सीवेज एफ्लुएंट। तो उसके लिए हमने उसको पॉन्ड वहाँ बनाया जाएगा, यहाँ पे धूप आएगी, डायरेक्ट धूप आएगी। तो ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई कहाँ से आनी है, एयर से आनी है। अब जो उसके ऊपर पानी के ऊपर एल्गी जो है ग्रो हो गई है, उसकी फोटोसिंथेसिस वो करेगी। आपको पता है एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है, ट्रॉफिक है, तो उसने अपनी फोटोसिंथेसिस जो है वो शुरू कर दी उसके ऊपर। अब क्या होएगा कि उससे क्या है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है सीवेज की वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना, एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग द एरोबिक कंडीशंस इन द सीवेज एफ्लुएंट। सीवेज एफ्लुएंट में एरोबिक कंडीशन आनी शुरू हो गई। अब इस कंडीशन में जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो रैपिडली ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, एक क्लोरेला है, पायरिनोइडोसा जो है, ये कॉमन एल्गी है जो ऑक्सीडेटिव पॉन्ड्स में ग्रो करती है, ठीक है, उसको साफ़ करती है। अब इसी में एक प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, हमने कैसे करना है। ये तो हमारी ओपन पॉन्ड में हमने वाटर जो है उसको साफ़ कर लिया ना, उसके बाद हमने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैसे करनी है। इस प्रोसेस में हमने क्या करना है, जो मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट है, जो मैकेनिकली कैसे किया था, जो क्रेस पार्टिकल सॉलिड के हमने साफ़ किए थे ना,
तो उसको मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट है, उसको जो हमने पंप कर देना है किस में, सेडिमेंटेशन में और सेटलिंग टैंक में, ठीक है। उसमें वेयर इन द सीवेज फ्लॉक्स एंड सेटल डाउन, इसमें जो ऑल मतलब सेडिमेंटेशन टैंक एक तो हमने पहले किया ना, यहाँ पे हमने स्लज और फ्लूएंट को दोनों को सेपरेट किया, ठीक है। अब हमने जो एफ्लुएंट था ऊपर वाला जो लिक्विड था उसको हमने कहाँ पे लेके, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ले गए। अब ऑक्सीडेशन पॉन्ड में या टिकलिंग फिल्टर पे ले गए उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे है हमने फ्लूएंट में क्या है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अलावा हमने इसको कहाँ पे लेके जा सकते हैं, इसको हम एक्टिवेटर स्लज में जो फ्लूएंट है उसको हमने फर्दर साफ़ करने के लिए एक और सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाना है, ठीक है। और सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, उसमें अंदर जो और स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो अगेन सेटल आउट हो जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। सो जो द पोर्शन ऑफ सीवेज फ्लॉक उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या सेटलिंग टैंक में, वेयर इन द सीवेज फ्लॉक्स एंड सेटल्स आउट। जो सीवेज फ्लॉक्स होंगे, सीवेज फ्लॉक्स को होंगे इज रिटर्न टू एक्टिवेट अ न्यू बैच ऑफ मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट। सीवेज यहाँ से ये सीवेज फ्लॉक जो है इसको हमने एक तरह से एक्टिवेटर यूज़ करना है ताकि ये मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज का जो दूसरा बैच है उसको ये एक्टिवेट करें। एंड रेस्ट इज़ पम्प टू द एक्टिवेटर स्लज डाइजेस्टर। बाकी हमने एक्टिवेटर स्लज डाइजेस्टर में दोबारा से भेज देना है, तो उसमें हमने एयर ब्लो करनी है, ठीक है, उस बाय जेट्स के साथ, सेवरल जेट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके एरोबिक डाइजेशन करनी है। सो द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटीफुल ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट इज ब्रॉट अबाउट बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप पे ग्रो हो जाएंगे उनकी ऑक्सीडेशन से। सो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो जो फ्लूएंट है ये पासिस थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक एंड 90% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फ्लूएंट क्या है, डाइजेस्ट हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो इसमें अभी भी जो है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होएगा। सो इट इज़ नॉट सेफ टू डिस्चार्ज एफ्लुएंट इन दिस स्टेज इनटू ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। लेकिन अभी भी हमने 90% साफ़ हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक क्या होएगा, नाइट्रेट और फॉस्फेट होना होएगा, उसको हमने और दोबारा वह भी पास करना है, साफ़ करना है। तो उसको हमने क्या करना है, नाइट्रेट और फॉस्फेट कैन कॉज यूट्रिफिकेशन, क्योंकि ये एज अ न्यूट्रेंट्स यूज़ हो जाएंगे नाइट्रेट और फॉस्फेट, तो वहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो सकती है। सो अफ्लुएंट जो है जो अब क्लियर दिख रहा है उसको हमने अब टर्शरी ट्रीटमेंट देना है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। एरोबिक हमने किस तरह से एरोबिकल डाइजेशन करनी है, एरोबिक ट्रीटमेंट किस तरह से देना है। अब हमने इसको टर्शरी ट्रीटमेंट में ले जाना है। टर्शरी ट्रीटमेंट में जब हम ले गए तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हाँ ये मैं पहले आपको टर्शरी ट्रीटमेंट से पहले एक्टिवेटेड स्लज बता दूँ। एक्टिवेटेड स्लज में क्या करना है, होता है कि जो सीवेज है द फाइनली सस्पेंडेड एंड कोलाइडेड मैटर, जिनमें अभी थोड़े से सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जिनका सॉलिड का जो है साइज स्मॉल है, वो इकट्ठे होकर क्या बनता है, फ्लोकुलेट्स बनते हैं। जो फ्लोकुलेट्स है उससे क्या बनता है, वो इकट्ठे फर्दर उसको हम बोलते हैं सीवेज फ्लॉक। कि ये फ्लोकुलेट्स जो इकट्ठे होकर बनते हैं कलेक्टिवली, उसको हम एक टर्म देते हैं सीवेज फ्लॉक्स। अब जब सीवेज फ्लॉक जो है सेडिमेंट होता है एंड देन इनोकुलेटेड टू अ फ्रेश विगरसली एरिएटेड सीवेज, उसको हम एक तरह से एक्टिवेटर या फिर जैसे हम इंडस्ट्री में स्टार्टर बोलते हैं ना, ये स्टार्टर की तरह हेल्प करता है। तो जो फ्लोकुलेट फॉर्मेशन है होती है, दैट इज़ फॉर द शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन एंड देन द प्रीवियस वन, एंड as a result of repetition of this process, that is the inoculation of the sedimented flock to a fresh aerating sewage, sedimentation, inoculation of sedimented flock again to a fresh aerating sewage etc. So stage ऐसी आती है, यहाँ पे complete flocculation of fresh sewage जो है हो जाती है in a short time. तो the particles of the sedimented flocks
I repeat, these particles of the sediment flocks are called the activated sludge. एंड मतलब स्लज तो अब आपको समझ आ गया ना, एक्टिवेटेड के अंदर क्या है कि वो वाले सेडिमेंटेड फ्लॉक्स का भी उसमें पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसलिए हम इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो ये किसका बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ वेरी एक्टिवली मेटाबलाइजिंग बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें स्टार्टर जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिन्होंने फर्दर जो है डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है एरोबिक डाइजेशन को करना है। सो द यूज़ ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज एंड इट रिड्यूस एरिएशन पीरियड ऑफ सीवेज टू 4 to 8 hours। तो ये हमारा एरिएटेड हो गया। अब हमने एनारोबिक डाइजेशन फेस करना है। एनारोबिक आपने देखा है, एनारोबिक किसकी डाइजेशन होनी है? स्लज की होनी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही है लेकिन ये स्लज की है, नॉट द अफ्लुएंट। अब जो स्लज आया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास स्लज आ गया ना। स्लज की एनारोबिक या ऑक्सीजन फ्री डाइजेशन करनी है, किस में करनी है? सेपरेट टैंक डिज़ाइंड स्पेशली फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हम जो है स्लज को हमने अलग कर देना है, किस में? सेपरेट टैंक में। तो जो एनारोबिक कंडीशन है प्रवेल इन दिस टैंक, इसमें एनारोबिक कंडीशन ही होंगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं हमने पास करनी, जेट नहीं लगाने यहाँ पे। तो एनारोबिक माइक्रोब्स जो है उसमें डाइजेशन आनी है ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसने किस में कन्वर्ट कर देना है? गैशियस प्रोडक्ट्स में। इसमें मीथेन बनेगी 70% तक, कार्बन डाइऑक्साइड टिल 30%, और कुछ बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनेगी। अब ये सारे गैस मिक्सचर्स जो है इनको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, या तो ये फ्यूल हम सीवेज प्लांट को चलाने के लिए एज एन पावर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? मीथेन को हम हाउस होल्ड गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिसेंटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली जो है उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया है गैस मिक्सचर टू अबाउट 1 लाख पीपल फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। मीथेन गैस को एज अ कुकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट है, टर्शियरी ट्रीटमेंट है, हमने जो फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है उसको हमने वो एज अमोनिया प्रेजेंट है, तो उसको हमने सेपरेट करना। किस तरह से सेपरेट करेंगे? उसको प्रोसेस का नाम है वायोलाइजेशन। वायोलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? विग्रस एरिएशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। हमने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है ज़्यादा टेम्परेचर पे और ज़्यादा पीएच पे, तो इससे हाई क्वालिटी फ्लूएंट जो है इस ट्रीटमेंट से अब जो है यूट्रिफिकेशन नहीं होएगी। तो फाइन स्टेप टू टर्शियरी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन बेसिकली हमने क्लोरीनेशन की है। क्लोरीनेशन कैसे करते हैं हम? जहाँ तो हम सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल के हम क्लोरीनेशन करते हैं, या फिर हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला NaOCl और CaOCl2। और या फिर हम सिंपल प्योर क्लोरीन जो है वो डालकर उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं। अब जो एफ्लुएंट है बिल्कुल साफ़ है, क्लीन वाटर है और माइक्रोबायोलॉजिकली भी सेव है, तो इसको हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अब सॉलिड वेस्ट रह गया है, सॉलिड वेस्ट मतलब कहाँ से आया सॉलिड वेस्ट? वही जो हमने स्लज को ट्रीट किया ना एनारोबिकली, उसकी बात कर रहा है ये। अब उसको हमने क्या करना है, वो जो डिग्रेडेड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट जो है, जैसे किचन स्क्रैप हो गया, पेपर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्रियल गार्बेज, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक के अलावा जितना भी है, सॉरी ये हमने जो पहले हमने बात कर रहे थे जो हमारे घरों से सीवेज आता है, गंदा पानी आता है। अब जो सॉलिड वेस्ट आता है, सॉलिड वेस्ट किचन स्क्रैप्स, पेपर, हाउस होल्ड अदर, इंडस्ट्रियल गार्बेज वगैरह। तो जो सीवेज स्लज है ऑब्टेन्ड आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, लिक्विड वेस्ट जो मिलता है, एनिमल वेस्ट फ्रॉम कैटल फीड लॉट्स एंड पोल्ट्री स्वाइन फार्म से मिलता है, ये भी जो है सॉलिड वेस्ट का ही एक पार्ट है। तो इनको क्या करते हैं, रूरल एरिया में तो रिसाइकलिंग करते हैं लैंड में, लैंड एज ए फर्टिलाइज़र, बट दे नॉर्मली जो है पोज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। तो इसमें हमने अर्बन एरिया में इनको क्या करना है, जैसे किचन का स्क्रैप्स है
पेपर हैं, हाउस होल्ड से जितना भी घर का कूड़ा करकट है, ठीक है, उनको हमने कैसे करना है, ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद जो भी सॉलिड आपके घर में है उसको हमने जो गांव में तो हम उसको एज अ कंपोस्ट या एज ए मन्योर यूज़ कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अर्बन एरिया वहाँ पे करना। अर्बन एरिया में क्या करते हैं, उसमें माइक्रोबियल बायोडिग्रेडेशन करते हैं उसकी। किससे करते हैं, लैंडफिल से, कंपोस्टिंग से और वर्मी कंपोस्टिंग के। या तो हम उसकी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं या कंपोस्टिंग कर सकते हैं, या लैंडफिल होती है। लैंडफिल में क्या है कि हमने जो सॉलिड वेस्ट है, गार्बेज है, सॉलिड रिमेनिंग आफ्टर वेस्ट ट्रीटमेंट जो है, उसको हमने लैंडफिल कर देना है, ठीक है। टुआ निकाल कर उसमें दबा देना है। जो जिसमें नेचुरल एंड मैन मेड, इसमें नेचुरल भी हो सकती हैं, मैन मेड पिट्स भी हो सकती हैं, या हॉलो इनफिल्ड विद द वेस्ट भी हो सकती हैं। तो इसमें इस वेस्ट को हमने करना, कवर कर देना सॉइल के साथ एंड अदर लैंडस्केप के साथ। तो कि द साइट ऑफ लैंडफिल इज केयरफुली सिलेक्टेड टू अवॉइड द सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम। वहाँ की जो स्मेल है वहाँ पे आसपास एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं हम। तो लैंडफिल के अलावा हमने क्या करना है, लैंडफिल में जैसे आपको मैंने बताया, इसमें हमने दबा दिया है सारा अपना जो वेस्ट है, उसको हमने प्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग करके पहले ना, अलग अलग करके वेस्ट की, या मैकेनिकल पल्वराइजेशन करके, या इंसिनरेशन भी कर सकते हैं। इंसिनरेशन में उसको जलाना है, वैसे ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इट्स नॉट फिट इंसिनरेशन जो है। सो लैंडफिल प्रैक्टिसेस जो है, इसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है सेल एम्प्लेसमेंट, एक होती है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड कट और फिल मेथड भी बोलते हैं हम। तो जो सेल एम्प्लेसमेंट मेथड है, उसमें क्या करना है, 2.5 मीटर डीप हमने सेल ऑफ सूटेबल साइज जो है उसको एक्सवेटेड एट द साइट ऑफ लैंडफिल, ठीक है, वहाँ पे हमने बनाना है। जो साइज़ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द गार्बेज पे डिपेंड करता है कि हमने कितना, हमारा गार्बेज है हमने कितना उसमें डालना है। तो एवरी डे द वेस्ट जो है डंप्ड होता है इन द सेल इज़ कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विद अबाउट 20 सेंटीमीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल। डेली जितना आ रहा है उसको हमने उसके सॉइल से जो है कवर कर देना है। तो सेल में बी डिज़ाइन टू बी सिंगल और मल्टी लेयर्ड। जो सिंगल लेयर्ड सेल है उसको हमने टॉप तक फिल करने के बाद सॉलिड वेस्ट ऑफ सिंगल डे कवर्ड विद द सॉइल, सॉइल से उसको कवर कर देना है। और मल्टी लेयर्ड सेल में है कि वेस्ट जो है 2 या 3 दिन का वेस्ट आ गया, ईच डे हर दिन हमने वेस्ट को जो है कंपैक्ट करना है और उसको 340 सेंटीमीटर सॉइल डालते जाना। उससे लेयरिंग होती जाएगी ना। व्हेन द सेल इज़ फुल इट इज़ कवर्ड विद 60 to 90 सेंटीमीटर। लास्ट जो लेयर है वो हमने डबल कर देनी है। तो अब जो ट्रेंच मेथड है, ट्रेंच मेथड में हमने क्या करना है, जो लॉन्ग ट्रेंचेस होती हैं, जैसे डग, लॉन्ग ट्रेंच हमने डग करनी है ट्रेंच मेथड में। उसमें क्या करना है, उसको लॉन्ग ट्रेंचेस जो हमने डग करने के बाद उसको वेस्ट के साथ फिल कर देना है, उसको हमने सॉइल से कवर कर देना है। तो मिट्टी हमने कहाँ से लेनी है, जैसे एक ट्रेंच हमने निकाली ना, तो उसको हमने उसमें वेस्ट फिल कर दिया, तो उसकी मिट्टी उसके ऊपर से कवर कर दिया, या नेक्स्ट ट्रेंच वाली मिट्टी से उसको कवर कर दिया। नेक्स्ट ट्रेंच से सेल से जो 20% द सेल ट्रेंच वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय सॉइल, 80% ऑफ द सॉइल जो है वो हमने सेकंड और सब्सिक्वेंट सेल से लेनी है। एंड विल हैव टू बी मूव्ड अवे अनलेस द लेवल ऑफ लैंडफिल साइट इज़ टू बी रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल। अब हमने लैंडफिल साइट कौन सी लेनी है, लैंडफिल साइट्स जो हैं वो भी यूज़फुल होती हैं एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस एंड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द रिक्रिएटेड साइट्स और डेवलप लैंडस्केप्ड गार्डन्स। अब जो लैंडफिल साइट है वो क्या, उसमें क्या है, वहाँ पे क्योंकि गैसेस एनारोबिक डाइजेशन हो रही है तो मीथेन प्रोड्यूस होएगी, तो वो लीक होएगी कहाँ से, सॉइल सर्विस से। तो इससे क्या होएगा, क्योंकि जो मीथेन गैस का आपको पता है ये फ्यूल गैस है, इसको आग लगती है या जलाने के काम आती है, तो वहाँ पे जो
फायर हैज़र्ड्स होने के काफ़ी चांसेस है, इससे फाउल ऑर्डर आ सकती है, स्मेल आ सकती है, बट इसको अगर हम वहाँ से इकट्ठा करके बायोगैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो लैंडफिल साइट है उसको हम लैंडस्केप कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, वेजिटेशन उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब उसके अंदर जो है हार्मफुल या टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है बनने शुरू हो जाते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट, एंड वहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ जो है वो नहीं ग्रो हो पाती जब वो उसकी एनारोबिक डाइजेशन हो रही होती है। तो हैज़र्ड्स क्या लैंडफिल के, फिर एक तो फायर हो सकती है, एक इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिजीज़ वेक्टर्स आ सकते हैं, वहाँ पे फ्लाइज इकट्ठी हो सकती हैं, गंदी स्मेल हो सकती है, मीथेन लीकेज हो सकती है, टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पे पड़ सकता है, अंडरग्राउंड वाटर में जा सकता है। तो कंपोस्टिंग, नेक्स्ट इज़ द कंपोस्टिंग। क्या होती है कंपोस्टिंग? की होती है इसमें सेल्फ हीटिंग सबस्ट्रेट डेंस मैनेज्ड माइक्रोबियल सिस्टम है। इस पे ये हमने क्या करना है, परफोरेटेड पाइप है ना, ये हमारा कंपोस्ट जैसे हम बनाते हैं, तो ये आप जो फिगर में देख रहे हो, इसमें हम ब्लोअर के साथ परफोरेटेड पाइप में से हमने गैस जो पास करनी है, एयर पास करनी है, तो हमारा जो भी लैंडफिल पड़ा हुआ है या हमारा वेस्ट पड़ा हुआ सॉलिड वेस्ट है, उसके अंदर एरोबिक डाइजेशन होएगी। तो जो अदरवाइज़ जो कंपोस्टिंग तो नेचर में अपने आप ही होती रहती है ना, ह्यूमस प्रोडक्शन होती रहती है, लेकिन यहाँ पे कंपोस्टिंग से, इस प्रोसेस से क्या होएगा, जो आर्टिफिशियल हमने कंपोस्टिंग करनी है तो इसमें प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जैसे कि ह्यूमस बनने के लिए, ढेर बनने वास्ते या रूढ़ी बनने वास्ते इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मीन्स इन ईयर्स, बट इससे हमने क्या है, टाइम जो है उसको हम कम कर सकते हैं। दिस इज़ द कंपोस्टिंग। So I think student this is clear with you. Next topic we will learn on